वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मेटलर्जी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बट मेटलर्जी क्या होता है। ठीक है, मेटलर्जी का मतलब होता है कि हम जो मेटल अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो मेटल हमें नेचर से ऐसी की ऐसी नहीं मिलती है, उनको हमें प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली हमें दो चीजें पहले हम देख लेते हैं, ओर और मिनरल। ओर एंड मिनरल। ठीक है, जमीन से हम कोई चीज फाइंड करें और उसमें से हम मेटल को प्राप्त कर सकें, ऐसे मिनरल ओर कहलाती हैं। और मेटल न मिले, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिनरल। जैसे हम जमीन से कोई चीज प्राप्त, जैसे हमने माइका प्राप्त किया, वो मिनरल कहलाएगा। और हमने जैसे आयरन पायराइटीज, ठीक है, शनिवार कोई भी चीज प्राप्त की जिससे हमें क्या मिल जाए? मेटल मिल जाए, उसे हम कहते हैं ओर। तो ये कंफर्म है कि एवरी ओर इज अ मिनरल, बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। ठीक है, और इस ओर से इस मेटल को फॉर्म करने की प्रोसेस मेटलर्जी कहलाती है बच्चों, मेटलर्जी। कैसे करते हैं मेटलर्जी में? तो मेटलर्जी के पहले हम सबसे पहले 5 स्टेप देखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। छठवां प्योर मेटल हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो 5 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या होता है? ये सबसे पहले मान लीजिएगा कि मैंने जमीन से कोई और हमें मिला। ठीक है, जमीन से और मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे पीसेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे मान लीजिएगा बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, जैसा कोई लोहे का या किसी मेटल का मिलेगा, पत्थर जैसा पहाड़ सा मिला, उसको सबसे पहले हमने क्या किया? पीसा उसे। पीस करने के बाद में अब उसको जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल्स या बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज होती हैं, उनको रिमूवल भी हो जाता है, धूल मिट्टी वाला। लेकिन अभी हमें और नहीं मिला। उसके बाद फिर हम उसे करेंगे कंसंट्रेशन। उसका क्या करेंगे? उनका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि उसमें से एक लार्ज अमाउंट में जो इंप्योरिटीज होगी उसको हटाया जाएगा और का अमाउंट उसमें बढ़ाया जाएगा। कंसंट्रेशन के कुछ तरीके होते हैं, जैसे पहला है आपका ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन, केमिकल मेथड जिसे हम कहते हैं लीचिंग। इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ओर का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम इन तरीकों से ओर के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब मान लीजिएगा पहले हमने 100 क्विंटल कोई मेटल का ओर निकाला, उसमें से 50 क्विंटल मिट्टी, धूल मिट्टी, पत्थर थे और 50 क्विंटल और था, मेटल था। तो उसको हमने अलग करके हमें और मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में होगी मेटल हमारी, वो कहलाएगा हमारा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के मेथड को पहले देख लेते हैं। पहला होता है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन। पहला कौन सा होता है? ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, अब देखो ग्रेविटी सेपरेशन पहले हम देखें। और की कंसंट्रेशन का पहला तरीका है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन। सबसे पहले मैं पल्वराइज्ड ओर लेके आया। पल्वराइज्ड ओर। आज पल्वराइज्ड ओर क्या है? पल्वराइजेशन क्या प्रोसेस होती है? इसमें क्या होता है कि जो है बड़े बड़े मतलब जो है क्रशर से द्वारा ओर को पीस लिया जाता है, तो पिसा हुआ ओर होता है। ये कौन सा? पल्वराइज्ड ओर होता है। ठीक है, वो प्रोसेस पल्वराइजेशन कहलाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाइड्रोलिक बासिंग इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोलिक बॉसिंग। मैं इसका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, हाइड्रोलिक बॉसिंग इसका दूसरा नाम होता है। अब बात यह है कि किस तरह के ओर का कंसंट्रेशन हम हाइड्रोलिक बॉसिंग के द्वारा करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान होनी चाहिए, ओर और इंप्योरिटी में एक लाइटर होनी चाहिए और एक हैवी। ओर या फिर इंप्योरिटी। तो ओर और इंप्योरिटी में कोई सा भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओर हो या कोई सा भी हो, वन शुड बी लाइटर, यानी एक हल्का होना चाहिए, और अदर शुड बी हैवियर। इंप्योरिटी और ओर में एक कैसा होना चाहिए? हल्का, और एक कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए। अब मैंने क्या किया? ओर को पीस करके इस तरीके से ग्रुप्स वाला, ग्रुप्स मतलब गड्ढे से हो जिसमें एक ग्रुप्स वाला इस तरीके का डिजाइन किया मैंने ये।
ठीक है। अब इसमें यहां से क्या किया, पिसे हुए ओर को मैंने यहाँ पे मैं ऐसे करके रख दिया, जो जितने भी ग्रुप्स हैं इनमें किसे क्या भर दिया, ओर को भर दिया। अब यहां से एक हाइड्रो मतलब वाटर का पंप लगा दिया है। अब पानी यहां से आना शुरू होगा, पानी आना शुरू होगा तो अगर ओर और इम्प्योरिटीज में से जो चीज हैवी होगी वो इन ग्रुप्स में यहाँ पे नीचे बैठती जाएगी। इन ग्रुप्स में ओर और इम्प्योरिटी जिसमें भी जो भी चीज हैवी होगी वो हैवी होगी, वो क्या होगा, इन ग्रुप्स में बैठती जाएगी। और जो चीज हल्की होगी वो वाटर के साथ फ्लो करके यहां पर इकट्ठी होती जाएगी। जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैंने ओर को हैवी लिया है और इम्प्योरिटी को लिया है लाइटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गैंग, गैंग इम्प्योरिटी को बोलते हैं। तो गैंग यहाँ पे कलेक्ट हो गया है वाटर के साथ, ठीक है। तो ये कैसा था, हैवी। और कैसा था इसमें, हैवी। तो और जैसे इसमें ग्रुप्स में पानी चला तो और क्या हुआ, हमारा नीचे बैठता गया। और इम्प्योरिटी थी वो जो है इसके साथ वाटर के साथ फ्लो करके इसमें जमा हो गई टैंक में, ठीक है। तो इस तरीके से पहला कंसंट्रेशन का जो मेथड होता है वो होता है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक बॉसिंग। किस तरह के क्या करते हैं इस तरह का कंसंट्रेशन, इस तरह के ऑक्सीडेशन, इस तरह का कंसंट्रेशन किया जाता है ऐसे ओर का जिसमें से ओर और इम्प्योरिटी में से एक हैवी हो और एक तरीका है हमारा वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, कंसंट्रेशन ओर करने का। मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर का किया जाता है जिनमें से ओर या इम्प्योरिटी दोनों में से एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली होनी चाहिए। अट्रैक्टेड विद मैग्नेट, मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली होनी चाहिए। देखो क्या करते हैं इसका, मैंने कोई और लिया, जैसे मान लीजिएगा कि मैंने और ले लिया FnO2, टिन का और ले लिया, और इसमें Fe3O4 इसकी इम्प्योरिटी है, ठीक है। इसकी क्या मिली हुई है, इसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। सबसे पहले मैंने क्या किया, और को पीस लिया, ग्राइंडिंग कर लिया। और को पीस के देखो पहले, सबसे पहले इसका तरीका पूरा बताता हूं कैसे होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये दो मैंने व्हील ले लिए, ये व्हील है, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, और ये व्हील कैसा है, मैग्नेट का बना हुआ है। इसके ऊपर एक पुली है, ठीक है, इसके ऊपर पुली है। अब उस पुली पर मैंने यहां से पिसा हुआ ओर डालना शुरू कर दिया। अब ये ओर चलते 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 इस मैग्नेटिक पहिए के पास आ जाएगा। जब ये इसके पास आएगा तो जो मैग्नेटिक गैंग है इसमें मैंने, क्योंकि मैंने इम्प्योरिटी क्या मानी उसमें Fe3O4, Fe3 लोहा है, लोहा मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेटिक जो गैंग होगा वो इस मैग्नेटिक व्हील से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये पहिए के पास चल के आ रहा होगा ऐसे 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 करके, तो ये इसे अपनी ओर अटैक करेगा, लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं होगा तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन कहां गिरेगा, मैग्नेटिक व्हील के पास। और जो ओर होगा, क्योंकि ओर हमने इसमें क्या लिया है, नॉन मैग्नेटिक, तो ओर है जी आप देख पा रहे हैं, लिख भी दिया यहां पे। जो नॉन मैग्नेटिक ओर है वो दूसरे यानी दूर गिरेगा। नजदीक कौन गिरेगा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या है इसमें, गैंग। दूर कौन गिरेगा, नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक क्या है इसमें, ओर। इस तरीके से मैग्नेटिक प्रोसेस के द्वारा ऐसे ओर जिनमें ओर मैग्नेटिक हो, इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो, या और नॉन मैग्नेटिक हो, इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो, उनका कंसंट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें से वन शुड बी, ये नोट करना जरूरी होता है, वन शुड बी मैग्नेटिक एंड अदर शुड बी नॉन मैग्नेटिक। एक और में से उनमें से एक मैग्नेटिक होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। प्रोसेस है हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन है। फ्रॉथ फ्लोटेशन में किस तरीके से करेंगे कंसंट्रेशन, इसमें ओर और इम्प्योरिटी में एक हाइड्रोफोबिक हो और एक हाइड्रोफिलिक हो, यानी एक में वाटर के साथ बैठ होने की एबिलिटी हो और एक में वाटर के साथ बैठ होने की एबिलिटी नहीं हो। मैंने क्या किया, ओर को पीस लिया, पीस करके इस टैंक में डाल दिया, टैंक में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर से मैंने पाइन, चीड़ या जैतून का ऑयल उसमें मिला दिया। अब क्या हुआ कि जो है ओर होगा, अब इसके बाद में पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है इसको मतलब जो है रस कर दिया, इसमें आराम से एयर का कंप्रेसर डाल करके इसे पूरे को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स किया तो ओर होगा वो ऑयल में वेटेड हो जाएगा, यानी ओर होगा उसकी सरफेस पे कौन जम जाएंगे, अलग होकर के पानी जो ऑयल के साथ ओर है वो ऑयल के साथ जम जाएगा। ऑयल होता है वो वाटर से हल्का होता है, हल्का होता है तो वो कहां पर तैरने लगेगा, ऊपर। तो इस तरीके से
ओर होगा वो ऑयल के साथ वेटेड होकर के ऊपर सरफेस पे तैरने लगेगा और उसको हम सेपरेट करके ओर का कंसंट्रेशन फॉर्म है वो प्राप्त कर सकते हैं। मेथड है हमारा कंसंट्रेशन का, वो है केमिकल मेथड जिसे लीचिंग कहते हैं। अब पहली बात ये लीचिंग करते किनका है, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है। लीचिंग मोस्टली जो है करते हैं मेटल जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इन मेटल का करते हैं। लीचिंग कैसे करते हैं? लीचिंग में सबसे पहले ओर को एक ऐसे रिएजेंट में घोलेंगे, ऐसे घोलते हैं ओर को, एक ऐसे सॉल्वेंट में घोलेंगे जिसमें ओर तो सॉल्युबल हो। एक ऐसा रिएजेंट लेंगे जिसमें ओर कैसा हो, सॉल्युबल, और इम्प्योरिटी कैसी हो, इनसॉल्युबल। और तो घुल जाए, मान लीजिएगा मैंने और लिया, उसको एक रिएजेंट में घोल लिया, अब उसमें और तो घुल गया लेकिन इम्प्योरिटी नहीं घुली। अब करते हैं उसका फिल्ट्रेशन। जब मैं उसे फिल्टर पेपर पे डालूंगा तो क्योंकि और कैसा था, सॉल्युबल, तो और सॉल्युबल था तो वो नीचे की तरफ घुल के आ गया, नीचे की तरफ बैठ गया, और इम्प्योरिटी कैसी थी, इनसॉल्युबल, तो इम्प्योरिटी फिल्टर पेपर के ऊपर जमा रह गई। अब जो सॉल्युबल हमें मिला है और, अब उसमें हम क्या करेंगे, और ज्यादा बेटर करने के लिए उसमें उसमें कुछ मात्रा में फ्लक्स मिला देंगे। देखो इसको मैं और ऐसे समझाता हूं, मैं जो है फ्लक्स इसमें हम मिला देंगे किसमें, गैंग। इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, गैंग। ये वर्ड भी समझ लें, गैंग। इम्प्योरिटी को गैंग बोलते हैं, इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। गैंग में मैंने फ्लक्स और मिला दिया और मिलके बन जाएगा ये स्लैग। गैंग में फ्लक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा। अब ये स्लैग बन जाएगा। स्लैग कैसा होता है, जो मेटल होती है उससे हल्का होता है, तो ये मोल्टन मेटल होगा, उसके ऊपर तैरेगा कौन, स्लैग। तो आसानी से हम इसे अलग कर सकते हैं। लीचिंग एक बार फिर से देखेंगे। लीचिंग में हम क्या करेंगे, मेटल्स को ऐसे रिएजेंट में घोलेंगे जिसमें और तो सॉल्युबल हो और इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो। इसके बाद घोलने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसे घोलने के बाद एक फिल्टर पेपर से पास कराएंगे इसे। फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो इम्प्योरिटी तो नीचे नीचे ऊपर रह जाएंगे उसको फिल्टर पे, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, और गैंग नीचे आ जाता है। गैंग को सॉरी जो है और नीचे आ जाता है, ठीक है। गैंग या इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है और नीचे आ जाता है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो गैंग बचा उसमें फ्लक्स मिला देंगे और स्लैग बन जाएगा। अब स्लैग मोल्टन मेटल से हल्का होता है तो वो उसके ऊपर तैरता रहता है। तैरते रहने के कारण हम उसे इजीली जो है अलग कर सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट ओर आ गया। अब कंसंट्रेट ओर को हम कंबाइंड करेंगे इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। किसमें कंबाइंड करेंगे, इसकी ऑक्साइड फॉर्म में अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे। किसको, कंसंट्रेट ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके दो तरीके होंगे, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्किनेशन। एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्किनेशन। रोस्टिंग देखो यहां पे एस आ रहा है, तो मोस्टली एस यानी सल्फाइड ओर का क्या किया जाता है, रोस्टिंग। कैल्किनेशन यानी यहां पे सी आ रहा है, तो मोस्टली कार्बोनेटेड ओर का क्या किया जाता है, कैल्किनेशन। मोस्टली हम इस चीज को ध्यान देखेंगे। अब हम डिटेल में देखते हैं रोस्टिंग और कैल्किनेशन क्या होता है। अब देखो, अब हम अलग समझ लेते हैं कि रोस्टिंग क्या होती है और कैलकुलेशन क्या होती है। रोस्टिंग पहले मैंने अब बताया था, इसमें एक तो कंफ्यूजन ये रहता है कि रोस्टिंग क्या करते हैं। एस आ रहा है तो सल्फाइड ओर का करेंगे, मोस्टली सल्फाइड ओर क्या करते हैं, रोस्टिंग। क्या करते हैं, सल्फाइड सल्फाइड ओर को इसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, रोस्टिंग। और रोस्टिंग होती क्या है, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब होता है किसी ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना, हीट करना, ठीक है। हीटिंग अप ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में किसी और को हीट करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, वो सॉरी रोस्टिंग कहलाता है। करते क्यों, फायदा क्या है इसका, पहला अगर मॉइस्चर होगा और ऊपर तो वो रिमूव हो जाएगा। कोई भी चीज आप जनरली जानते हो कि किसी चीज पे वाटर का मॉइस्चर उसे गर्म करोगे तो मॉइस्चराइजेशन उसका हट जाता है, तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है उसकी सरफेस पर, ऑर्गेनिक मैटर है उसकी सरफेस पर, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ वॉलेटाइल इंप्योरिटीज भी होती है। वॉलेटाइल मतलब होता है जो इजीली क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाए, उन्हें वॉलेटाइल इंप्योरिटी बोलते हैं। तो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज भी होंगी, अगर चाहे वो आर्सेनिक की हो, सल्फाइड की हो, फास्फोरस की हो, वो वॉलेटाइल इंप्योरिटी भी क्या हो जाएंगी,
हट जाएंगी, ये तीन चीज हट जाएंगी। देखो, एक तो हम कर काम क्या रहे थे, कर काम ये रहते कि हमें अपने जो ओर मिला है, हमें कंसंट्रेटेड ओर, उस कंसंट्रेटेड ओर को उसकी ऑक्साइड फॉर्म में बदलना था। अब कंसंट्रेटेड ओर के साथ मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर और वोलेटाइल इंप्योरिटी भी साथ में आ गई थी। तो इसका एक बेनिफिट हमें यह भी हुआ है कि ये इंप्योरिटी भी हट गई। अब हट गई, अब करेंगे क्या हम, देखो मान लीजिएगा कि मैंने जिंक सल्फाइड लिया, जेडएनएस लिया, इसको मैंने गर्म किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये मिला जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे क्या था, जेडएनएस, सल्फाइड ओर था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, जेडएनओ में, यानी जो सल्फाइड ओर था वो हमारा मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। दूसरा, जैसे एक ये भी समझ सकते हैं, भाई लेड, जेडएनएस, लेड सल्फाइड ले लिया, इसको भी ऑक्सीजन के साथ किया, नेक्स्ट वही 2 पीबीओ प्लस बैलेंस कर लेंगे SO2। यहां पे क्या था, पीबीएस, लेड सल्फाइड था। लेड सल्फाइड को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाईली हीटेड कर दिया, तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस SO2 बनेगा। तो मतलब ये था कि हमें क्या चाहिए था, सल्फाइड ओर का ऑक्साइड। तो ये सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर, हमें दोनों का क्या मिल गया, ऑक्साइड। ये प्रोसेस कहलाती है हमारी रोस्टिंग। देखो नेक्स्ट इसी का प्रोसेस है हमारा जो है, इसके बाद है ऑक्साइड बनाने के लिए दूसरी प्रोसेस है कैल्किनेशन। कैल्किनेशन, पहली चीज तो ये कि कैल्कुलेशन किन ओर का करेंगे, सी से हो गया कार्बोनेट, कार्बोनेटेड ओर का क्या किया जाता है बच्चों, कैल्कुलेशन। ठीक है, कैल्कुलेशन करते क्या है, अब देखो कार्बोनेट होता है CO3, CO3 में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो आपको ऑक्सीजन के साथ इसे हीट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हम हीट करते हैं, कैल्कुलेशन में क्या करते हैं, हीटिंग अप ऑफ ओर। अब हीट करने से बेनिफिट क्या मिलेंगे, पहला जैसे भी पढ़े थे, मॉइस्चर हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा, भी पढ़ चुके थे हम। ठीक है, दूसरा, और मॉइस्चर के साथ में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वो भी गायब हो जाएंगे। तीसरा होता है हमारा जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होंगी वो भी चली जाएंगी। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, जो भी कार्बोनेट हो लिया, मान लीजिएगा मैंने जिंक का कार्बोनेट हो लिया ZnCO3, इसको मैंने कर दिया हीट, तो ZnO प्लस CO2। और किसका था, कार्बोनेट का, कन्वर्ट किस में करना था, ऑक्साइड में, हो गया कन्वर्ट। या कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया CaCO3, इसको मैंने किया CO प्लस CO2। और किसका था, कार्बोनेट का, कंबाइंड कन्वर्ट किस में करना था, ऑक्साइड में, तो ये भी ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसमें मॉइस्चर वगैरह वो चीजें पूरा हो जाएगा। इसमें एक और कैल्कुलेशन और रोस्टिंग में एक और बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है, और होता है, तो और जो से हम गर्म करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर, वाटर फाइडेशन और वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं, ये उससे क्या हो जाती है, हट जाती हैं। हटने के बाद और हो जाता है पोरस, कैसा हो जाता है, पोरस। ठीक है, जिससे पूरा ओर का हीटिंग होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास ये कोई चीज है, मैं इसे हीट करूं, तो ये वाली सरफेस क्या होगी, ज्यादा हीट होगी, और ये वाली सरफेस क्या होगी, कम हीट होगी। लेकिन अगर इसमें अगर फोर्स हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हीट का फ्लो है पूरे में होता रहेगा, और पूरा की पूरा ओर है वो एक जैसा हीट होगा। तो इस तरीके से रोस्टिंग और कैल्कुलेशन के द्वारा हम ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट, अब हमें मिल चुका था ऑक्साइड ओर, क्या मिल जाता हमें, ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज ओर मिल गया था, ऑक्साइडेड ओर मिल गया था। अब हमें उसमें से ऑक्सीजन को हटाना, क्योंकि हमें चाहिए थी प्योर मेटल। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड ओर में से हमें हटाना था ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोसेस कहलाती है, रिडक्शन। अब रिडक्शन प्रोसेस दो होता है, दो तरीके से कर सकते रिडक्शन, एक तो केमिकल, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पहले पहचानते हैं कि रिडक्शन करेंगे कैसे। देखिएगा, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने ट्रिक कराया हुआ है आपको, काशीनाथ कमाली, आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों में आ गया, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा वो। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो मेटल तीन तरह की है, तीन में जो हम बांटेंगे, हाईली, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव। हाईली, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव। ठीक है, तीन तरह के मेटल में हम जो है बांटेंगे। अब हम पहले ले लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल आप जानते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारी हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब इनके ऑक्साइड होंगे, जैसे इसका ऑक्साइड मैंने Na2 ले लिया,
एल्यूमिनियम का Al2O3 लिया, इनकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कैसी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये ऑक्सीजन को अपने आप इजीली नहीं छोड़ते हैं। तो जनरली हम ये करते हैं कि हम किसी जो है रिड्यूसिंग जो एजेंट का प्रयोग करें, अगर हम, ठीक है, अगर हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें तो उसके जरिए इनका रिडक्शन करा लें, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, ये छोड़ेंगे नहीं, क्यों क्यों नहीं छोड़ेंगे, हाई रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी पकड़ कैसी होती है, इनकी मजबूत होती है, ठीक है, इसलिए इनको हम इनका जो है करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा हम इनका रिडक्शन करते हैं, किनका, हाई रिएक्टिव मेटल का, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जो ना ज्यादा कम रिएक्टिव है और ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इन मेटल्स का जो है हमें रिडक्शन करना है, इनमें जैसे मैंने मान लो जिंक ले लिया, आयरन ले लिया, लेड ले लिया, ये सारे सारे कॉपर वगैरह ले लिए, ये ले लिए मैंने, ठीक है, तो मॉडरेट मेटल ले लिए। इनका क्या करेंगे हम, इनका रिडक्शन हम जो है जो करते हैं, इसमें से केवल जिंक को थोड़ा सा अलग रखते हैं, क्योंकि जिंक की एफिनिटी इसके साथ बहुत अच्छी खासी होती है, तो जिंक को उठाता हूं, लेड, कॉपर, Fe, इनका जो है ऑक्सीडेशन है, इनका जो रिडक्शन है वो हम कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ, कार्बन को उसकी सरफेस पे फैला देंगे और उसका जो है रिडक्शन इजीली हो जाएगा। हमें करना क्या था, ऑक्सीडाइज्ड मेटल को किसमें कन्वर्ट करना था, मेटल में, ऑक्सीजन उठाना था, रिमूवल ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। देखिए FeO, कार्बन कोक के साथ इसे गर्म कर दिया, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसके साथ पहुंच गया, ठीक है। Fe के साथ यहां पे क्या था, ऑक्सीजन, कार्बन क्या कर गया, ऑक्सीजन को उठा के ले गया, तो Fe का ऑक्सीजन रिमूव हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां पे बन गया Fe प्लस CO, हमें चाहिए क्या था, मेटल चाहिए था। दूसरा FeO को मैं CO के साथ भी कर दूंगा, तब भी ऑक्सीजन को CO भी ले जाएगा, तो यहां पे फिर से हमें मेटल मिल गया, CO2 गैस लीज हो गई, ठीक है। H2 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, H2 के साथ मैंने इसे हीट किया, Fe हो गया प्लस के H2 हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इनका रिडक्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन के साथ कर सकते। जैसे लेड का देखो, PbO है, कार्बन के साथ किया मैंने, तो क्या बन गया, कार्बन ऑक्सीजन को ले गया, Pb प्लस CO, या PbO है, CO के साथ किया, CO ऑक्सीजन को ले गया, Pb प्लस CO2। इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ करोगे तो Pb प्लस H2, ऐसे ही कॉपर का भी कर सकते हो आप। तो मॉडरेट रिएक्शन में, मॉडरेट मेटल में ये चीजें बनती हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, वो ध्यान देने की जरूरत है, जिंक का, ठीक है, जिंक का थोड़ा सा और ध्यान दोगे, जिंक का रिडक्शन कार्बन के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जिंक का रिडक्शन कार्बन के साथ हो सकता है कि नहीं, तो बता दूं मैं, जिंक का रिडक्शन केवल और केवल कार्बन के साथ ही होगा, जिंक का रिडक्शन CO या H2 के साथ नहीं होता, क्योंकि इसकी एफिनिटी अच्छी होती है, ZnO प्लस के C क्या बन गया, Zn प्लस CO, और इसके लिए टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए होता है, वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से जिंक का हम जो है क्या कर ले, प्लस H2, ऐसे कॉपर का भी कर सकते हो आप। तो मॉडरेट रिएक्शन में, मॉडरेट मेटल में ये चीजें बनती हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, वो ध्यान देने की जरूरत है, जिंक का, ठीक है, जिंक का थोड़ा सा और ध्यान दोगे, जिंक का रिडक्शन कार्बन के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जिंक का रिडक्शन कार्बन के साथ हो सकता है कि नहीं, तो बता दूं मैं, जिंक का रिडक्शन केवल और केवल कार्बन के साथ ही होगा, जिंक का रिडक्शन CO या H2 के साथ नहीं होता, क्योंकि इसकी एफिनिटी अच्छी होती है, ZnO प्लस के C क्या बन गया, Zn प्लस CO, और इसके लिए टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए होता है, वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से जिंक का हम जो है क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। अब हमारा जो है बॉटम मेटल आती है, लेस रिएक्टिव मेटल, बॉटम मेटल को हम नाम देंगे लेस रिएक्टिव मेटल का। लेस रिएक्टिव मेटल में भी देखो कैसे करते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने लेस रिएक्टिव मेटल,
देखो इसमें क्या है, जैसे Ag आ गया, आपका Hg आ गया, ये लेस रिएक्टिव मेटल होती है। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं जनरली, इनका हम जो है रिडक्शन है वो हीटिंग करके कर लेते हैं, इनमें ज्यादा हमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जैसे AgO ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने ले लिया ये Ag, दो वैलेंसी होती है इसकी, Ag की वैलेंसी है Ag2O, ठीक है। Ag2O है, मैंने इसको जो है 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे गर्म किया, अब 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये मुझे मिलेगा 2Ag प्लस O2, 2Ag प्लस O2, ठीक है, यानी हीट करने से ही Ag अलग हो गया है। ऐसे मैंने HgO ले लिया, HgO, ठीक है, अब 300 डिग्री सेल्सियस मैंने गर्म किया, तो Hg एक तरफ हो गया और ऑक्सीजन एक तरफ हो गया, तो ये ऑक्साइड और था, ऑक्सीजन हट गया, प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। तो यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल थे उनका रिडक्शन हमने कैसे किया, जनरली हीटिंग करके उनका रिडक्शन हमने कर दिया, ठीक है। अब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनका रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है, इनका रिडक्शन देखिएगा। अब जो हाईली मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल थे, उनका जो है हम ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन करेंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है उनका। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्यों, इनकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी पकड़ बहुत मजबूत होती है, तो किसी भी ऑक्साइड किसी भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये आसानी से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करने के लिए सबसे पहले फ्यूज्ड मेटेलिक साल्ट लेंगे, ताकि उसमें आयन है वो आसानी से जो है मूव कर सके। फ्यूज्ड मेटेलिक साल्ट लेंगे, ठीक है। अब इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्या लगाएंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, ठीक है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड में देखेंगे, इसमें ज्यादातर जो है कैथोड होगा वो आयरन का बना होता है, मोस्टली केसेस में, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली केसेस में कैथोड होगा वो आयरन का बना होगा, और एनोड होगा वो आपका बना होता है ग्रेफाइट का। ये लेते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड है, मेरे पास है फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ठीक है, इसको आयनाइज किया तो ये होगा हमारा K प्लस Br है। अब इस पे देखेंगे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो गया, एनोड पे रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड। मैंने पहले वीडियो में एक केमिस्ट्री फिजिक्स के में ट्रिक कराया था, वो ये था रोहित चौहान रेस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट साइड यहाँ पे साइड का तो मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे, वो जो कैथोड होगा उस पर क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। देखो कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे होगा रिडक्शन, C से कैथोड, R से रिडक्शन, और उसकी तरह मूव करके कौन आएगा, पॉजिटिव वाला, कैथोड की तरफ मूव करके कौन आएगा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करता है, नेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो कैथोड का खुद का टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिव, और मूव करके कौन आएगा, पॉजिटिव। देखो अब रिएक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो कैसे होगा, कैथोड पे रिडक्शन का मतलब होगा कौन आगे कैथोड, देखो कैथोड की तरफ कौन मूव करके आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है इसमें, पोटेशियम, तो कैथोड की तरफ आ गया पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन ले गया, क्या बनेगा, पोटेशियम। एनोड पे क्या हो गया, अब देखो लड़का अर्पित ओवर नोटी, लेफ्ट साइड तो है नहीं, यहाँ पे एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस बात को समझ लो, आगे जरूर काम पड़ेगा। जो रिडक्शन होता है ना वो होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां देखो पोटेशियम आयन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो है रिडक्शन एट रिएक्शन कैथोड पे रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब एनोड के लड़का अर्पित ओवर नोटी, एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसकी तरह मूव करके कौन आएगा, इसकी तरफ नेगेटिव आयन आएगा, नेगेटिव इसकी तरफ मूव करके आ रहा है, खुद पे कौन सा आयन होगा, इस पे पॉजिटिव, तो एनोड पर कौन मूव करके आएगा, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव कौन है इसमें, Br, तो Br मूव करके किसी तरफ आ गया, एनोड की तरफ आ गया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Br की एटॉमिक फॉर्म है, एटम एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ये क्या लिखेगा, Br प्लस Br, क्या बनेगा बच्चों, Br2। इसी तरीके से जैसे आपने सोडियम का बनाना हो तो NaCl ले लिया आपने, NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस किया, Na प्लस Cl। अब कैथोड पे अगेन देखेंगे, कैथोड पे कौन पहुंचेगा,
कैथोड पे कौन पहुंचेगा? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कौन है इसमें? एनआयन है। तो एनआयन कैथोड पे पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया? सोडियम। एनोड पे कौन पहुंचेगा? एनोड पे नेगेटिव वाला, क्योंकि कैथोड पे एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? उसमें पॉजिटिव। तो कौन पहुंचेगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला कौन है इसमें? सीएल। तो सीएल आया। सीएल पे क्या था? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने, सीएल बन गया। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसकी एटॉमिक मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में, Cl2 बन गया। तो इस तरीके से हम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल का जो है जो कंसंट्रेशन है वो, जो रिडक्शन है वो करते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। देखो अगला उठाते हैं हम रिफाइनिंग। अब हमारे पास रिड्यूस मेटल आ गया, अब हम रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में पहला हमने लिया डिस्टिलेशन। रिफाइनिंग में पहला हमने लिया डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या था? इसमें क्या, जैसे मरकरी है, जिंक है, ऐसे जो ले लेंगे, मेटल ले लेंगे जो वॉलेटाइल, जो कैसे हो? वॉलेटाइल हो, और इनका जो है लो बॉइलिंग पॉइंट हो, ऐसे मेटल ले लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको जो है हम क्या करेंगे? हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो इम्प्योरिटी कैसी होंगी? इम्प्योरिटी होंगी नॉन वॉलेटाइल। इम्प्योरिटी कैसे होंगी? नॉन वॉलेटाइल। और जी कैसे होंगे? वॉलेटाइल होंगे। ठीक है, तो ये जो है मेटल्स हो गए, और होगा वो डिस्टिल फॉर्म में हमें मिल जाएगा, और इम्प्योरिटीज है वो पड़ी रह जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा लिक्वेशन। नेक्स्ट प्रोसेस होता है लिक्वेशन। ठीक है, देखो लिक्वेशन में, देखो अगला प्रोसेस हम लेते हैं इसका लिक्वेशन। लिक्वेशन, देखो लिक्वेशन में भी हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल लेंगे, जैसे लेड है, टिन है, ऐसी मेटल ले लें। इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? लो बॉइलिंग पॉइंट है इनका। ठीक है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट इनका, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता मेटल का, लो बॉइलिंग पॉइंट इनका। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट इनका। अब हमने इसमें क्या किया? जो है यहाँ पे टैंक इस तरीके से रखा, और इसमें जो है मेटल का जो इम्प्योर मेटल है वो डाला हमने इसमें। क्या डाला? इम्प्योर मेटल। इस फर्नेस को जो है हम यहां से गर्म कर रहे हैं। इस फर्नेस को हम यहां से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, फर्नेस के गर्म होने से ये जो है मेटल है वो क्या होगी? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेटल पिघल पिघल के इसमें कलेक्ट हो जाएगी, और हमें यहाँ से जो है प्योर मेटल मिल जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, मैंने क्या किया? इसमें लेड या टिन जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसी मेटल आई, ऐसी मेटल को मैंने क्या किया? यहाँ से जिस फर्नेस में गर्म किया, गर्म करने से क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो था, तो इम्प्योरिटी तो यहीं पे बनी रही, और मेटल पिघल करके इसमें जो है कलेक्ट हो गई। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, वो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट है ये हमारा इलेक्ट्रोडिफाइनिंग, इसमें कलेक्ट हो जाएगी, और हमें यहाँ से जो है प्योर मेटल मिल जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, मैंने क्या किया? इसमें लेड या टिन जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसी मेटल आई, ऐसी मेटल को मैंने क्या किया? यहाँ से जिस फर्नेस में गर्म किया, गर्म करने से क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो था, तो इम्प्योरिटी तो यहीं पे बनी रही, और मेटल पिघल करके इसमें जो है कलेक्ट हो गई। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, वो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट है ये हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एक चीज हम देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिएगा, सबसे प्योरेस्ट तरीका है जी। ठीक है, प्योरेस्ट मेटल अगर हमें बनानी हो तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हमें जो मेटल लेनी है, जैसे मान के चलिएगा कि मुझे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, मुझे प्योर कॉपर चाहिए, तो सबसे पहले एक लेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उसी मेटल का होना चाहिए जिस मेटल की हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो हम किसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं? कॉपर की। तो मान लिया हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें कैथोड और एनोड बनाते हैं। जो प्योर मेटल होती है वो किसका काम करती है? कैथोड का। और ये कैसी होती है? थिन। कैसी होती है? ये थिन होती है, पतली होती है जी। ठीक है, इम्प्योर मेटल होती है वो काम करती है एनोड का। इम्प्योर मेटल किसका काम करती है? एनोड का। और ये कैसी होती है? थिक होती है। इसका देखिए तरीका बता दूं आपको, अगर कंफ्यूजन हो। इम्प्योर का पहला वर्ड क्या है? आई। आई क्या होता है इंग्लिश में? बॉवेल। एनोड का पहला वर्ड क्या है? ए। ए क्या होता है? बॉवेल। बॉवेल बॉवेल मिला दो, पी सी। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें, अब ध्यान देंगे हम विशेष। तो इम्प्योर मेटल किसका काम कर रही है? एनोड का। और प्योर मेटल है वो किसका काम कर रही है? कैथोड का। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब देखें इसमें क्या प्रोसेस होती है। ये मेटल बनी हुई है कॉपर की। ये मेटल किसकी बनी हुई है? इम्प्योर कॉपर की। इम्प्योर कॉपर की मेटल बनी हुई है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? इम्प्योर, देखिए अब इसमें क्या होता है, अब कैथोड है आपका, कैथोड पे कौन सा साइन होता है? नेगेटिव।
और एनोड पे कौन सा होता है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल होते हैं। अब कॉपर क्या है, देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझेंगे हम। इसमें क्या हुआ कि कॉपर पे से, देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन एनोड पे, अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, अटैक करेगा। तो कॉपर पे से इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए और ये क्या बन गया, Cu+। ठीक है, यानी एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है, एनोड पर क्या हुआ है, देखिए एनोड पर हुआ ये है, एनोड पर कि कॉपर पे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये क्या बनेगा, Cu+। क्यों ले लिए, देखो प्लस है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी ओर, अटैक करेगा, अटैक करेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इसको अटैक करते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये क्या बनेगा, Cu+2 बनेगा। अब ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन पे कौन सा हो गया, प्लस हो गया। यहां पे क्या है, कैथोड है, कैथोड पे कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा अपना नेगेटिव की तरफ। अब ये पहुंचा कहां पे पहुंचा, कैथोड पे। अब देखो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पर, अब ये कौन गया कैथोड पे, Cu+2, ये वाला कॉपर गया, ये कॉपर गया, तो अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी, वो कहां से मिलेगा, यहां से, इसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये क्या बन गया, कॉपर। यानी ये वाला कॉपर है वो कहां पे डिपोजिट हो गया, यहां पर। धीमे धीमे क्या होगा, कॉपर है वो कहां पे डिपोजिट होता जाएगा, प्योर वाली पे। कहां पे डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड कह लो या प्योर वाली जो रॉड लगाई थी उस पर कॉपर डिपोजिट हो जाएगा, और यहां से कॉपर धीमे धीमे क्या होता जाएगा, गलता जाएगा, और जो धूल मिट्टी होगी, जो इंप्योरिटीज होगी, वो यहाँ पे जमा होती जाएगी। फाइनली एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि जो पूरी की पूरी रॉड गायब होगी, इसकी जितनी इंप्योरिटी थी वो यहाँ पे पड़ी रह जाएगी, और जितना कॉपर था वो प्योर कॉपर की मेटल थी उस पर जो है जमा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे। देखिए एल्यूमिनियम का जो ओर है हमें प्राप्त हो, जैसे बॉक्साइट मिलेगा हमें, तो Al2O3.2H2O। अब क्या था, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हमने करना स्टार्ट किया। अब एल्यूमिनियम है, उसके साथ 2 समस्याएं भाई, Al2O3 2H2O। ठीक है, एल्यूमिनियम को हमने क्या किया, अगर हम एल्यूमिनियम को 2050 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पर अगर हम गर्म करें तो इसकी इंप्योरिटी क्या होनी थी, उड़ जानी थी। लेकिन इतने टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इस वजह से क्या होगा, ये खुद इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, खुद मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम को हमें डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है एक विशेष तरीके का प्रयोग किया गया था। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन काफी बाद में हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये भी काफी महंगी मेटल थी किसी जमाने में, क्योंकि एक्सट्रैक्शन की इसकी जानकारी नहीं थी। इसका एक्सट्रैक्शन हम करेंगे बेयर प्रोसेस में। अब ये कंफर्म आ गया कि बाकी मेटल की तरह 2 वजह थी, एक तो ये कि एल्यूमिनियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ वो बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए हम नहीं उसे कर पाए। दूसरी वजह क्या थी कि इसको हमें करने के लिए हाई टेम्परेचर जरूरत थी, लेकिन इतने पर एल्यूमिनियम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने ये प्रोसेस है कि देख क्या किया, ये हमें मिला Al2O3.H2, इसको मैंने NaOH में घोल लिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है। NaOH मैंने से घोला, ये बन गया सोडियम 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जैसे ये डिजोल्व हो गया इजीली, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। क्या बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनने के बाद अब यहां पे इस प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वो कैसा है, प्रेसिपिटेशन के रूप में आएगा। ठीक है, और जो मड थी इसमें, आयरन मड बोलते हैं जिसे, इसके साथ जो इंप्योरिटीज थी वो कैसी थी, इनसॉल्युबल थी। कैसी थी, इनसॉल्युबल थी। अब मैंने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर से छाना, फिल्टर पेपर से छाना तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तो यहाँ पे आ गया, और जो इंप्योरिटीज थी, डस्ट थी, वो कहां पे जमी रह गई, ऊपर जमी रह गई। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कूल किया मैंने, ठंडा किया 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया, तो जो इंप्योरिटीज थी इसके साथ प्रेजेंस होंगी वो तो सब किसमें घुल जाएंगी, NaOH में, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं ड्राइड करके हीट कर दूंगा 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो इसके लिए एक अलग प्रोसेस है एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, उसमें जैसे रोस्टिंग, कैल्किनेशन, ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी, फ्लोटेशन है। ठीक है, तो इसका जो है पूरा की पूरा Al2O3 में मिल गया। अब हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिल गया, एल्यूमिनियम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, खुद मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम को हमें डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है एक विशेष तरीके का प्रयोग किया गया था। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन काफी बाद में हुआ है।
ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये भी काफी महंगी मेटल थी किसी जमाने में, क्योंकि एक्सट्रैक्शन की इसकी जानकारी नहीं थी। इसका एक्सट्रैक्शन हम करेंगे बेयर प्रोसेस में। अब ये कंफर्म आ गया कि बाकी मेटल की तरह दो वजह थी, एक तो ये कि एल्यूमिनियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हम नहीं उसे कर पाए। दूसरी वजह क्या थी कि इसको हमें करने के लिए हाई टेम्परेचर जरूरत थी, लेकिन इतने पर एल्यूमिनियम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने ये प्रोसेस है कि देख क्या किया, ये हमें मिला Al2O3.H2, इसको मैंने NaOH में घोल लिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है। NaOH मैंने से घोला, ये बन गया सोडियम 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जैसे ये डिजोल्व हो गया इजीली, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। क्या बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनने के बाद अब यहां पे इस प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वो कैसा है, प्रेसिपिटेशन के रूप में आएगा, ठीक है, और जो मड थी इसमें, आयरन मड बोलते हैं जिसे, इसके साथ जो इंप्योरिटीज थी वो कैसी थी, इनसॉल्युबल थी। कैसी थी, इनसॉल्युबल थी। अब मैंने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर से छाना, फिल्टर पेपर से छाना तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तो यहाँ पे आ गया, और जो इंप्योरिटीज थी, डस्ट थी, वो कहां पे जमी रह गई, ऊपर जमी रह गई। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कूल किया मैंने, ठंडा किया 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया, तो जो जो इंप्योरिटीज थी इसके साथ प्रेजेंस होंगी, वो तो सब किसमें घुल जाएंगी, NaOH में, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं ड्राइड करके हीट कर दूंगा 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो इसके लिए एक अलग प्रोसेस है एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, उसमें जैसे रोस्टिंग, कैल्किनेशन, ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी, फ्लोटेशन है, ठीक है। तो इसका जो है पूरा की पूरा Al2O3 में मिल गया। अब हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिल गया, एल्यूमिनियम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीजन को रिमूव, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। अब रिडक्शन करने के लिए भी अब हमें ऑक्सीजन हटाना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन हटाना है तो अब इसके क्या कर सकते हो, अभी ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम की एफिनिटी मजबूत होती है, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट करके इसे नहीं हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो। अब इसके लिए लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जो हमने हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ बनाई थी, लेकिन उसमें अभी एक दिक्कत है। उसमें क्या प्रॉब्लम थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो हम सोच तो ये रहे थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले जाएंगे सीधा, एल्यूमिनियम एक पे पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन दूसरे पहुंच जाएगा, और आराम से हम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा एल्यूमिनियम को गेन कर सकते थे। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। कैसा होता है, ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। रिएक्टिव बहुत, मतलब इनर्ट किस केस में इनर्ट होता है, ये कंडक्टिविटी के केसेस में कैसा होता है, कंडक्टिव केस में इनर्ट होता है, तो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर होता है। अब कंडक्ट आप किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो उसे क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो एक तो प्रोसेस प्रॉब्लम ये आई। दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर हम हाईली हीटेड करेंगे तो इतने पे जो खुद मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं फेस कर पा रहा है, तो इसका रिडक्शन करना बहुत मुश्किल था। करेंगे हेल हेरोल्ड्स प्रोसेस के द्वारा। कैसे करते हैं, एक आयरन का रेक्टेंगुलर टैंक लिया मैंने, और इस टैंक में ये कार्बन भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा एक चीज ध्यान रखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो एल्यूमिनियम हमें मिला था Al2O3, ये कैसा था, नॉन कंडक्टर, और प्रोसेस कौन सी करनी पड़ रही है हमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नॉन कंडक्टर में होगी नहीं, तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है मैंने इसमें मिला दिया फ्लोस्पर और क्रायोलाइट, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या मिला देंगे हम, फ्लोस्पर और क्रायोलाइट। देखो यहां पे लिख देता हूं, फ्लोस्पर और क्रायोलाइट ने क्या किया, कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया, और ये सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट किया। इस मिक्सचर को घोलेगा भी यही, क्योंकि एल्यूमिना लगभग नॉन कंडक्टर था, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। अब एक और दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी कि इसका जो फ्यूजिंग टेम्परेचर था वो कितना था, 2050, ठीक है। अब हमने क्या लिया, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट था, उसने इसके फ्यूजिंग टेम्परेचर को 2050 से घटाकर 950 पे ला दिया। इतने टेम्परेचर को ये फेस कर जाएगा। इन तीनों के मिक्सचर, किसके मिक्सचर को, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लोस्फर और एल्यूमिना, इन तीनों के मिक्सचर को इस टैंक में हम ले आए। इसके ऊपर, इस टैंक के ऊपर जो है, यहां पर हमने कोक को छिड़क दिया। कार्बन का जो कोक होता है उसको क्या कर दिया, ऊपर स्प्रे कर दिया। इसका काम क्या होगा, जो कोक की स्प्रिंग किया है, इसका काम क्या होगा, इसके दो काम होंगे। एक तो ये
जैसे यहाँ पे ये हीटिंग प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। अभी मैं इसका एक और प्रोसेस बताऊंगा एक्सोथर्मिक नेचर से, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब आप रिडक्शन करते होते हैं ये एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। तो यहाँ से हीट लॉस होगा रेडिएशन के थ्रू। उसे कौन रोकेगा? ये जो कार्बन मैंने इसके ऊपर कोक का छिड़काव किया है वो रोकेगा हीट लॉस। दूसरा, अगर यहां से ये आएगा तो ये एनोड होंगे, उस एनोड की बर्निंग को भी ये रोकेगा। बर्निंग ऑफ एनोड को भी कौन रोकेगा? बर्निंग ऑफ एनोड, इसको भी कौन रोकेगा? यही रोकेगा। तो कार्बन गैस में ये काम होता है। अब देखते हैं हम आगे। जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुई तो क्रायोलाइट होता है आपका Na3AlF6, आयन में टूट जाएगा, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम, एफ आयन। इसके बाद फॉस्फर सी आयन, एफ आयन, एल्यूमिना Al आयन, O आयन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पता करेंगे कि हमें कितने तो जो है पॉजिटिव आयन प्राप्त हुए, कितने कैटायन प्राप्त हुए, कितने एनआर प्राप्त हुए। कैटायन में अगर हम देखा जाए, देखो कौन कौन से पॉजिटिव आयन है? सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, कैल्शियम आयन। ये तीन हमने कौन से मिले हैं? पॉजिटिव आयन मिले हैं। ठीक है, अब नेगेटिव आयन कौन से मिले हैं? फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। ये कौन से मिले हैं? नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कैथोड और एनोड पर एक ही आयन पहुंच सकता है, एक ही पॉजिटिव आयन जाएगा, एक ही नेगेटिव आयन जाएगा। अब यहां पर बने तीन आयन, तो इसको हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो कैथोड पे कौन पहुंचा, कैथोड पर खुद पे कौन सा टर्मिनल होता है? अभी जो पहचान, रोहित चौहान रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कैथोड पे होगा रिडक्शन, और कौन पहुंचेगा? जिसका पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि कैथोड पे खुद पे कौन सा साइन होता है? नेगेटिव। तो पहुंचे कौन? पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन वाला या तो Al जाना चाहिए था, या Na जाना चाहिए था, या Ca2 जाना चाहिए था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो हमें कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पहुंचा कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए, Al3+ आयन। ठीक है, अब देखिएगा Al3+ आयन पहुंचा, इसको इलेक्ट्रॉन मिला और ये कन्वर्ट हो गया Al पे। देखो, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेना। और यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए कौन सी प्रोसेस हो गई है? रिडक्शन। अब हम देखते हैं एनोड पर। एनोड पर कौन पहुंचेगा? नेगेटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन देखो कौन है? देखो इसको फिर से, लड़का अर्पित ओवर नोटी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और वो पहुंचेगा जिस पर नेगेटिव आयन होगा। तो नेगेटिव आयन यहाँ पे F पर भी है और O पर भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो कौन पहुंचेगा? O। तो यहाँ पे कौन पहुंचा? ऑक्साइड आयन पहुंचा। ऑक्साइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और यहाँ पे बन गया आपका 6O, नेशन फॉर्म होती है। ठीक है, 3O + 3O, ये बन जाएगी आपकी जो है O2 की फॉर्म है, 3O2। इस तरीके से क्या बन गया? ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है कैथोड पर कौन सी मेटल प्राप्त होगी? एल्यूमिनियम प्राप्त होगी। और ये मेटल कितना होगा? 99.8% प्योर मेटल होगी। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी इसे जो है, देखो एक दूसरी चीज और जान लेते हैं हम इसमें, थर्माइट रिएक्शन और एक इसमें आती है, थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस, किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम पाउडर से करें। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम करें किससे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम पाउडर से, सॉरी एल्यूमिनियम पाउडर से अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड का जो है क्या करें? रिडक्शन करें, तो वो कैसा होता है? कैसा होता है? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। कैसा होता है वो? हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, जिससे वो मेटल क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। बहुत जगह देखे होंगे, जैसे रेलवे ट्रैक होती है या कोई भी बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत हैवी मेटल्स होते हैं जिनको आप वेल्डिंग कराने के लिए दुकान वगैरह पे नहीं ले जा सकते हो। जैसे रेलवे ट्रैक है, कोई रेलवे ट्रैक में जो है गैप आ गया, टूट गया, वो वहां पे आपको वेल्डिंग करना है, तो इसी प्रोसेस को यूज किया जाता है। कैसे करते हैं? जैसे आयरन का ओर मान लीजिएगा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम ले गया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, 2Fe। ये Fe होगा, वो कैसा होगा? हाईली एक्सोथर्मिक की वजह से मोल्टन नेचर में होगा, मोल्टन स्टेट में होगा। कौन सी स्टेट में होगा? मोल्टन स्टेट में, प्लस के Al2O3। तो ये मोल्टन स्टेट में होगा, तो लोहा होगा ये, उसमें क्या हो जाएगा? कैविटी में भर जाएगा, और इसके बाद जो है जैसे टेम्परेचर कम होगा उसमें स्टेबल हो जाएगा और उसको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, को ऐसे ठंडा करने पर इस तरीके से थर्माइट रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी होती है।